नमस्कार। सुबह के 7:26 के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड की एक सीट के लिए चुनाव होगा। 25 नवंबर को राज्यसभा सांसद राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें प्रदीप टम्टा, राज बब्बर और अनिल बलूनी सांसद हैं। तो यहां पर एक सीट के लिए अब यहां पर आजमाइश है और देखना यह होगा कि इस बार किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। प्रदीप टम्टा, अनिल बलूनी और राज बब्बर सांसद हैं। राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 9 नवंबर को राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव होगा। 25 नवंबर को राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर, एक पर राज बब्बर, दूसरे पर प्रदीप टम्टा और तीसरे पर अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें कि राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो यहां पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, राज्यसभा चुनाव का गणित क्या इशारा कर रहा है और साथ ही साथ कौन प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं, क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल अनुपम, आज अधिसूचना जारी होगी। 27 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 नवंबर को इलेक्शन होना है और 25 नवंबर को राज बब्बर, जो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राज बब्बर अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में कभी नजर आए ही नहीं। तो एक ही बात जरूर है कि जो भी राज्यसभा सांसद हो, बीजेपी की तरफ से जो जाए, वो कम से कम उत्तराखंड का लोकल हो। जिस तरह अनिल बलूनी या प्रदीप टम्टा भी हैं। प्रदीप टम्टा कांग्रेस से, अनिल बलूनी बीजेपी से। अनिल बलूनी ने जिस तरीके से पिछले उनके कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से राज्य के मुद्दे उठाए हैं राज्यसभा में, तो जरूरी ये होता है कि अगर आप लोकल होंगे तो लोकल के लिए वोकल होने वाली बात जो होती है कि आप लोकल की बात कर पाएंगे, लोकल के मुद्दे उच्च सदन में उठा पाएंगे। इसलिए बीजेपी के अंदर भी ये चर्चा है कि जो भी हो वो लोकल व्यक्ति हो। लेकिन बावजूद अगर नामों की बात की जाए दीपांकर, तो कौन से नाम चर्चा में चल रहे हैं, किन किन लोगों पर दांव आजमाया जा सकता है? फिलहाल जो नाम चर्चाओं में है, हालांकि नाम अभी कोई भी तय नहीं है, इनमें पूर्व सीएम विजय बहुगुणा है, जिनको अभी कोई पद नहीं मिल पाया बीजेपी में आने के बाद। इसके बाद जो दूसरा नाम चर्चाओं में है वो शौर्य डोभाल का है कि वो भी एक युवा है और हो सकता है कि उन्हें यहां से राज्यसभा भेजा जाए। इसके अलावा संगठन महामंत्री हरियाणा में सुरेश भट्ट, वो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम यहां पर चर्चाओं में है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश से आते हैं, तो उनका नाम भी यहां पर चर्चाओं में है। तो अब कुल मिला के ऐसे और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल भी बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं अंदर खाने भले ही हो सकती हैं, लेकिन ओपन फ्रंट पर अभी किसी नाम की चर्चा नहीं हो रही है। अंदर खाने सारी बातें चल रही हैं। लेकिन अब जबकि अधिसूचना जारी हो जाएगी तो बीजेपी को अगले 1-2 दिन में या 2-4 दिन में तय कर लेना होगा कि कौन उनका राज्यसभा उम्मीदवार होगा। लेकिन पार्टी के हलकों में चर्चाएं इस बात की हैं कि जो भी हो वो लोकल हो। अनुपम, दीपांकर, लेकिन इन सबके बीच में क्योंकि 22 का दंगल भी है, ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अब 22 के दंगल को भी ध्यान में रखकर राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और शायद इसलिए लोकल फॉर वोकल की बात भी हो रही है। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि ये तय सीट है बीजेपी की। 57 विधायक यहां पर बीजेपी के हैं, इसलिए उम्मीदवार तो बीजेपी का, यहाँ कोई अपोजिशन फिलहाल तो नहीं है, कोई विरोध यहां पर नहीं होगा और सीधे सीधे बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा जाएगा। तो हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी जरूर चाहेगी कि जो भी उसका राज्यसभा उम्मीदवार हो वो उम्मीदवार हो, ताकि उसका फायदा उसे 2022 में मिले और बीजेपी उसी मैंडेट के साथ आगे बढ़े। लेकिन अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने जो बात कही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला होगा, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है कि राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश संगठन है, क्या कुछ तय करता है, अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। लेकिन बात यही है कि बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते, रोडवेज कर्मचारी आज डिपो में प्रदर्शन करेंगे। पर्वतीय यूनियन से जुड़े कर्मचारी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आज प्रदर्शन करेंगे। 2500 से ज्यादा कर्मचारी डिपो में आज जुटेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते परिवहन निगम में आर्थिक संकट ऐसा खड़ा हुआ है कि पिछले 5 महीने से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन भत्ते नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन के लिए उतरना पड़ा है।
राज्य में कोरोना की रफ्तार में कमी होती दिख रही है। सोमवार को भी 400 से कम केस एक दिन में सामने आए हैं। सोमवार को कोरोना के 336 नए केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 933 पहुंच गया है। कुल केस 58,000 के पार पहुंच गए हैं और एक्टिव केस 5500 के पार है। इधर केंद्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरवरी तक कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। वहीं देश के कुछ जिलों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर है, लेकिन डीजी हेल्थ अमिताभ उप्रेती का कहना है कि उत्तराखंड में हालात कंट्रोल में हैं, पर खतरा कम नहीं हुआ है। डीजी हेल्थ के मुताबिक केंद्र का अनुमान है कि कोरोना का एक फेज और आ सकता है, इसलिए नियमों का पालन जरूरी है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 55% आबादी वाले 4 मैदानी जिलों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। का ये मानना है कि अभी एक लहर और आ सकती है, लेकिन अगर हम बचाव करे रहेंगे और बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे और कहीं पर भी ढील नहीं देंगे अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली हम जो है कोरोना के संक्रमण को से बच भी सकेंगे और उससे विजय भी पाएंगे और उत्तराखंड को स्वस्थ भी पाएंगे। हमारे केसेस कम हुए हैं, लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे सामने अभी भी 2 बहुत बड़ी चुनौतियां, एक त्योहारों की चुनौती और एक जो सर्दियों का मौसम है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार भी चिंतित है, क्योंकि समाज में एक इस किस्म की भ्रांति आ रही है क्योंकि केस कम हो रहे हैं तो कोरोना की या तो धार कूंद हो रही है, कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का काम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी 8 मंत्रियों की है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन के निर्देश के बावजूद तेजी नहीं दिख रही। अब ऐसे में सवाल है कि बिना मंत्रियों के एक्टिव हुए जनता से जुड़ने और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने का काम कैसे होगा। उत्तराखंड में 8 मंत्रियों के कंधों पर 13 जिलों की जनता की जिम्मेदारी है। 8 मंत्री 1 करोड़ की आबादी के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि यही जनता तय करेगी कि 2022 में क्या होगा। लेकिन कोरोना की आड़ में कोई भी मंत्री फील्ड में एक्टिव ही नहीं दिख रहा, खास तौर पर उस मोर्चे पर जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन ने सौंपी है। संगठन ने साफ कहा है कि जनता के पास जाएं, सरकार के काम बताएं और जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं वहां महीने में 1 दिन जरूर बिताएं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। कि कामकाजी महीना था, जिसके कारण से मैं समझती हूँ कई प्रभारी मंत्री जो है अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाए होंगे, लेकिन अब सबके कार्यक्रम बन रहे हैं। जिस मीटिंग में सभी मंत्रियों को यह बताया गया कि जनता को जोड़ना और उससे जुड़ना सबसे जरूरी है, उसे 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन जहां कोरोना की वजह से जनता विधानसभा मुलाकात के लिए नहीं पहुंच रही, वहीं मंत्री अपने प्रभारी जिलों में नजर नहीं आ रहे। जहाँ तक प्रभारी मंत्री की बात है, मैं लगातार जो जनपद पौड़ी का डीएम है लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं और हर बात पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम का था, क्योंकि जिला योजना ऑलमोस्ट तक पूरी फाइनल कर दी थी, अब मैं शीघ्र ही इसी महीने के अंत तक नवरात्रों के बाद पौड़ी जनपद का भ्रमण करने जा रहा हूँ। बीजेपी में अनुशासन और परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाती है, ताकि किसी भी हाल में सत्ता हाथ से ना निकले और जनता का साथ और आशीर्वाद मिलता रहे। अब ऐसे में निर्देशों के बावजूद 8 प्रभारी मंत्रियों का अपने जिलों में कम एक्टिव नजर आना बड़े सवाल खड़े करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनके लिए अम्ब्रेला ब्रांड बनाया जाएगा, यानी राज्य के प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रांड नेम तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नाम ऐसा हो जिसमें पहाड़ की फीलिंग आए। सीएम ने कहा कि जिलों में जिलाधिकारी खुद जाकर ग्रोथ सेंटर की समस्याओं को दूर करें। वहीं ग्रोथ सेंटर जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उनकी बिक्री की रूटीन व्यवस्था हो। सीएम ने कहा कि ग्रोथ सेंटर वोकल फॉर लोकल का अच्छा उदाहरण है। उत्तराखंड में अब तक 104 ग्रोथ सेंटर्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 72 एक्टिव हैं, जिनमें डेयरी प्रोडक्ट, मसाले, शहद, बेकरी प्रोडक्ट का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की भरमार, संसाधनों से लैस होती बीजेपी में अब कॉर्पोरेट कल्चर की भी शुरुआत हो गई है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बीजेपी स्टेट ऑफिस में 15 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। सोमवार को ये सभी कर्मचारी स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट में नजर आए। बताया गया कि पार्टी ने अब ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बिना ड्रेस कर्मचारियों की एंट्री नहीं होगी।
कर्मचारियों को 2 शर्ट और 1 पैंट का कपड़ा दिया गया है, लेकिन इसकी कीमत सैलरी से काटी जाएगी। थोड़ा सा इस अंतर में पता चले कि कौन हमारा कार्यकर्ता है और कौन हमारा कर्मचारी है, तो उसको थोड़ा सा अनुशासित ढंग से वो परिभाषित भी हो जाए, उसके लिए ये आवश्यक है। अब बीजेपी ने ड्रेस कोड लागू किया तो कांग्रेस ने लगे हाथ सियासत को कमर्शियल करने का आरोप जड़ दिया। रेट आप अगर इंटरव्यू देखेंगे पुराने मोदी जी के, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो नस नस में कॉमर्स है, तो जिसकी नस नस में कॉमर्स होगा उनकी पार्टी कैसी होगी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्यापारीकरण अगर किसी को सीखना हो तो भाजपा से सीखे। कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड के निर्देश पार्टी हाईकमान से हैं या फिर लोकल स्तर पर ही जारी किए हैं, ये बताने को कोई तैयार नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कॉर्पोरेट कल्चर के इस ड्रेस कोड को लेकर प्रदेश बीजेपी के ही बहुत से नेता सहमत नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 70 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला सेट किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो नेता इस फॉर्मूले पर सेट होगा उसी को पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी। 3 स्टेप वाले इस फॉर्मूले में कांग्रेस ने बीजेपी के सर्वे वाले फॉर्मूले को भी शामिल किया है। टिकट का यही होगा कि पहली बात जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या आवाज़ है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को भी ये ज्ञान होता है किसके साथ सब तरह का वोट है। नंबर 3, कोई ना कोई एजेंसी जो सर्वे करती हैं उनमें से कोई जिनका आकलन सही बताते हैं लोग, ऐसे ढूंढेंगे तो कोई ना कोई एजेंसी भी लगाएंगे। यौन शोषण मामले में विधायक महेश नेगी को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीड़ित ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए महेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रीटा नेगी जी उनकी बीवी ने एक याचिका लगाई थी जिसमें कोर्ट ने उनको अंतरिम आदेश देते हुए कोर्सिव स्टेप्स ना लेने के आदेश दिए गए और फर्दर सुनवाई का यहाँ उसके लिए पेंडिंग है। उसके बाद आज हमने महेश नेगी जी की पिटीशन लगाई जिसमें कोर्ट ने सिमिलर ऑर्डर देते हुए नो कोर्सिव स्टेप लेने के स्टेट गवर्नमेंट को और पुलिस को ऑर्डर दिए। इसमें रुड़की में कूटू का आटा खाने से सोमवार को भी 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत खराब बताई जा रही है। इससे पहले रविवार को 100 से ज्यादा लोग कूटू के आटे से बीमार हो गए थे। अब प्रशासन का कहना है कि कूटू का आटा रुड़की क्षेत्र में बनाया जाता है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर आटे में किस तरह का केमिकल मिलाया गया था। अभी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने नैनीताल की दुकानों में छापेमारी की और 2 दुकानों में खुले में बिक रहे कूटू के आटे का सैंपल लिया है। इसको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। इसके साथ ही टीम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर की मिठाइयों की दुकानों में भी चेकिंग की और चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के तहत ही मिठाई को बेचा जाए। खुला हुआ था और उन दुकानदार द्वारा स्वयं पैकिंग किया गया था, उसका सैंपल लिया और एक मल्ली ताल से सैंपल गर्ग से एक कुट्टू का आटा का सैंपल लिया गया है। उसको जांच हेतु प्रयोगशाला को भेज दिया गया है। अब जैसा रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।